नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लास में। तो आज हम देखने वाले हैं CGGS का सीरीज 9। ठीक है, तो ये लगातार सीरीज हम लेकर आ गए हैं, आपके आगामी परीक्षा तक ये चलने वाली है। इससे क्या होगा, MCQ के थ्रू ही हम बहुत सारे सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद सीरीज 9 के बाद हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक वाइज भी MCQ करने स्टार्ट कर देंगे। तो टॉपिक वाइज करते जाएंगे तो पूरा सिलेबस क्या हो जाएगा, हमारा कवर हो जाएगा। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा MCQ वाला। न केवल छत्तीसगढ़ का MCQ सीरीज चल रहा है हमारे चैनल पे, जबकि फिजिक्स का भी चल रहा है और आगे बायो केमिस्ट्री, इन सब का भी आने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा के संबंध में सत्य है? ठीक है, इसमें सही क्या है ये पूछा गया है। अब पहला दिया है, महात्मा गांधी सितंबर 1920 में पंडित सुंदरलाल शर्मा के साथ रायपुर आए। तो क्या ये सत्य है? नहीं, ये गलत है। क्यों? महात्मा गांधी सितंबर में नहीं, दिसंबर में आए थे। ठीक है, दिसंबर 1920 में आए थे। छत्तीसगढ़ प्रथम आगमन उनका उस समय हुआ था और सुंदरलाल शर्मा के साथ नहीं, मौलाना शौकत अली के साथ है। हालांकि उनको बुलाया सुंदरलाल शर्मा ने ही था। दूसरा क्या है, उनकी छत्तीसगढ़ यात्रा का उद्देश्य असहयोग आंदोलन के लिए लोगों का समर्थन प्राप्त करना था। तो ये बिल्कुल सही है और यही क्या है, सही आंसर है। ठीक है, उनको बुलाया इसलिए गया रहता है कि वो कंडेल नहर सत्याग्रह का क्या करे, नेतृत्व करे। लेकिन जब अंग्रेजों को पता चलता है कि महात्मा गांधी आ रहे तो वो लोग पहले ही जो नहर कर था वो वापस ले लेते हैं और कंडेल नहर सत्याग्रह जो है वो समाप्त हो जाता है। तो उस समय 1920 के दौर में असहयोग आंदोलन जो है वो चल रहा था। तो महात्मा गांधी जी उसी के लिए लोगों को समर्थन प्राप्त करने आए थे। ठीक है, उसमें उन्होंने समर्थन किया था कंडेल ग्राम में जाकर नहर सत्याग्रह के लिए। तो उनके आने से पहले ये क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 अप्रैल 1930 को महाकौशल राजनीतिक अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में रायपुर में होने वाला था। चूंकि वे गिरफ्तार कर लिए गए, अतः उनकी अनुपस्थिति में 15 अप्रैल को अधिवेशन संपन्न हुआ। उनकी अनुपस्थिति में किसने अधिवेशन की अध्यक्षता की? जवाहरलाल नेहरू जी आने वाले थे इस अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए, लेकिन उनको इबादतगंज जो स्टेशन है वहाँ क्या कर लिया जाता है, वहाँ गिरफ्तार कर लिया जाता है। 1930 कौन सा दौर चल रहा था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम चरण चल रहा था। उस समय अलग अलग जगह नमक कानून तोड़कर अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा था। कहीं नमक कानून तोड़ा जा रहा था, कहीं जंगल कानून तोड़ा जा रहा था। तो वैसे ही यहाँ एक अधिवेशन हो रहा था जिसकी अध्यक्षता कौन करने वाले थे, जवाहरलाल नेहरू जी। लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया। तो छत्तीसगढ़ में उसकी अध्यक्षता किसने की, तो उन्होंने किया था, किसने, सेठ गोविंददास जी ने। ठीक है, तो आप लोग नाम याद रखेंगे। 13 को होने वाला था लेकिन हुआ कब, 15 को। तीसरा क्वेश्चन है, 1951 में एक पूर्ण विकसित आश्रम धर्म सभा आदिवासी सेवा मंडल, ठीक है, एक बार मैं फिर से नाम रीड करी हूँ, धर्म सभा आदिवासी सेवा मंडल, इसकी स्थापना 1951 में हुआ। इसकी स्थापना किसने किया ये पूछ रहा है, राजमोहनी देवी, नारायण सिंह, ताना भगत या गुंडाधुर? तो जो धर्म सभा आदिवासी सेवा मंडल है उसकी स्थापना की थी राजमोहनी देवी जी ने। ठीक है, ये सरगुजा जिले से संबंध रखती है। इनको 1989 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, कब, 1989 में सामाजिक कार्य के लिए इनको ये पद्मश्री प्रदान किया गया था। छत्तीसगढ़ की रियासतों का भारतीय संघ में विलय किस तिथि को हुआ? छत्तीसगढ़ में
कितने देशी रियासत थे? तो 14 देशी रियासत थे। इन सभी का भारत संघ में विलय किया गया। तो किस तिथि को हुआ? 1 जनवरी 1948, 15 जनवरी 1948, 20 जनवरी 1948 या 25 जनवरी 1948। तो भारतीय संघ में विलय हुआ था सभी रियासतों का 1 जनवरी 1948। 14 देशी रियासतों में सबसे पहले विलय पत्रिका पर हस्ताक्षर किसने किया? तो खैरागढ़ रियासत ने, खैरागढ़ रियासत के शासक ने सबसे पहले विलय पत्रिका पर साइन किया था। और सबसे अगर लास्ट कौन सी रियासत ने साइन किया तो आएगा जसपुर। ठीक है, तो पहले और लास्ट वाले को आप लोग याद रखेंगे। सबसे पहले साइन खैरागढ़ रियासत, लास्ट में जसपुर। लास्ट में कब वो मिल गए? 1 जनवरी 1948 से। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी सभी देशी रियासतों को भारतीय संघ में विलय करवाने में। और वहीं अगर छत्तीसगढ़ में नाम आए तो पंडित रविशंकर शुक्ल और ठाकुर प्यारेलाल सिंह का नाम आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखना है, आपको अब ऑप्शन डी दिख रहा होगा क्लियर। ठीक है, तो निम्नलिखित छत्तीसगढ़ के किसान आंदोलन और उनके नेता सुमेलित नहीं है पूछा है। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहे हैं? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो डोंडी लोहारा जमींदारी में किसान आंदोलन जो हुआ था, कब हुआ था? तो 1937 से 39 के बीच में हुआ था। तो उसके नेता कौन थे? नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। तो ये बिल्कुल सुमेलित है। ये तो नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, सरयू प्रसाद अग्रवाल, ये सब क्या थे? इसके नेतृत्व करते थे। ठीक है, और वली मोहम्मद उनके सहयोगी थे। कब हुआ था? 1937 से 39 के बीच में हुआ था डोंडी लोहारा में किसान आंदोलन। ये क्यों हुआ था? तो वहाँ के जमींदार ही जो थे मनीराम पांडे, उनके शोषणकारी नीति के कारण। ठीक है, छुई खदान रियासत में लगानबंदी आंदोलन, ये कब हुआ था? 1939 में छुई खदान में भी लगानबंदी आंदोलन हुआ था। इसका नेतृत्व किया था रामनारायण मिश्र ने। तो ये भी क्या है? ये सुमेलित है। ठीक है, रामनारायण मिश्र, वो भी वहाँ के दीवान का क्या था? वो अंग्रेज भक्त थे। वह उनकी भी शोषणकारी नीति से भी वहाँ इस प्रकार का आंदोलन चलाया गया था। कांकेर रियासत में किसान आंदोलन 1940 से 45 के बीच में हुआ था। इसका नेतृत्व किया था इंद्रू केवट को। इसको बस्तर का गांधी कहा जाता है। ठीक है, कांकेर का गांधी कहा जाता है। किसको? इंद्रू केवट को। अब शक्ति रियासत में किसान आंदोलन 1947 में हुआ। ये किसके द्वारा? कन्हैयालाल पांडे के द्वारा। क्या है? तो नहीं। और कौन आंसर क्या हो जाएगा? यही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। जो शक्ति रियासत में जो किसान आंदोलन हुआ था वो स्थानीय निवासियों के द्वारा हुआ था। ठीक है, किनके द्वारा? तो स्थानीय निवासी, जो वहाँ के निवासी रहे होंगे उनके द्वारा किया गया था। जो वहाँ के तत्कालिक शासक थे लीलाधर सिंह, उनके शोषणकारी नीतियों के विरोध में शक्ति रियासत में किसान आंदोलन हुआ था 1947 के बीच में। ये किसान आंदोलन बहुत लंबा चला था। जब वो लोग भारतीय संघ में विलय हो भी गए थे, उसके बाद भी ये क्या चल रहा था? आंदोलन चल ही रहा था। ठीक है, छठवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किनके नाम पर मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? मतलब ओपन यूनिवर्सिटी, जहाँ एकदम रेगुलर क्लासेस तो नहीं लगती बट डिस्टेंस लर्निंग हो सकता है वहाँ से। ठीक है, मुक्त विश्वविद्यालय। तो एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है छत्तीसगढ़ में। तो किनके नाम पे है? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा के नाम पे है। ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना की गई थी 2005 में। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी कब बनाया गया था? 2005 में बनाया गया था। अब अगले क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आप लोग को कुछ जानकारी दे देना चाहूँगी। अगर आपको इन सभी सीरीज का PDF चाहिए तो आप योगेन साहू क्लासेस ऐप डाउनलोड करना। वहाँ मात्र 30 रुपीज़ में आपको सारे PDF प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, जिन लोगों ने पहले परचेस कर लिया है वो लोग बस सुन लेंगे, और जिन्होंने नहीं परचेस किया है अगर उनको करना होगा तो मेरी जानकारी पे ध्यान दे सकते हैं। आपको मैं बता रही हूँ कि PDF मिल जाएगा। तो आप जाके ऐसी सर्च करते हो, आपको दिखता नहीं है तो बोलते हो PDF नहीं दिख रहा, PDF नहीं दिख रहा है। तो वो PDF आपको परचेस करने पे दिखेगा। ठीक है, चाहे CGGS सीरीज़ की बात हो या फिजिक्स MCQ सीरीज़ की बात हो, दोनों का PDF आपको 30 रुपीज़ में मिलेगा। वो आपको परचेस करना पड़ेगा। इसके साथ ही कृषि मंडी विभाग में जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है, सचिव, असिस्टेंट डायरेक्टर, ये सबका, तो उसके लिए भी कोर्स लॉन्च किया गया है हमारे ऐप में। तो आप योगेन साहू क्लासेस ऐप डाउनलोड करके वहाँ से कोर्स और साथ में टेस्ट सीरीज भी क्या कर सकते हैं, आप लोग परचेस कर सकते हैं, जिसकी फीस बहुत ही कम है। तो आप जाइए और टेस्ट सीरीज परचेस कीजिए। तो 7वें क्वेश्चन की ओर आते हैं। 7वां क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है?
कापन औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थापित है? कापन औद्योगिक क्षेत्र का नाम है, वो कौन से जिले में है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। महासमुंद, बिलासपुर, जांजगीर चांपा या कोरबा? तो कापन कहाँ पे है? तो कापन है जांजगीर चांपा में। कहाँ है? जांजगीर चांपा में। तो क्या जांजगीर चांपा में केवल कापन है क्या औद्योगिक केंद्र? नहीं, एक और है, उसका नाम क्या है? मुक्ता राजा। ठीक है, एक और औद्योगिक केंद्र का नाम मुक्ता राजा और एक क्या? कापन। अब महासमुंद में कोई औद्योगिक केंद्र है क्या? तो हाँ, वहां भी है, उसका नाम आप लोग याद रखना, बिरकोनी। अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि बिरकोनी औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो आप लोग क्या लेंगे? महासमुंद। बिलासपुर में है क्या? तो हाँ, बिलासपुर में भी बहुत सारा है, सिलपहरी, सिरगिट्टी, तिफराडी, बेलगहना, बिलासपुर में बहुत सारे औद्योगिक केंद्र है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में निम्न उद्योगों की स्थापना एक समय या दूसरे समय में ही इनको क्या जमाना है? कालक्रम में जमाना है। तो देखते हैं कौन से इस्पात संयंत्र का पहले स्थापना हुआ। तो भारत एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन, बाल्को की बात करी तो बाल्को की स्थापना कब हुई थी? तो 1965 में थी। ठीक है, बाल्को की स्थापना कब? 1965 में। भारतीय इस्पात संयंत्र जो हमारा बीएसपी है, उसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, ठीक है, SECL, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। ठीक है, 1985 में। वैगन रिपेयर शॉप WRS, ठीक है, वैगन रिपेयर शॉप WRS, रायपुर में इसका कॉलोनी भी है, WRS कॉलोनी। इसका स्थापना कब हुआ था? 1966 में। तो देखो सबसे पहले क्या बना? भारतीय भिलाई इस्पात संयंत्र 1955, तो पहले क्या आएगा? 2। ठीक है, उसके बाद बाल्को कब बना? 1965 में, तो 2 1। उसके बाद वैगन रिपेयर शॉप WRS क्या आएगा? 4। फिर लास्ट थर्ड SECL, तो 2 1 4 3। इसका करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन सी। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ना और बताना है कि सही कौन कौन सा कथन है। तो पहला कथन क्या दिया है? छत्तीसगढ़ में अनेक सीमेंट कारखाने हैं, अनेक सीमेंट प्लांट है। तो बिल्कुल छत्तीसगढ़ में बहुत सारे सीमेंट प्लांट है, तो ये कथन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्या बोल रहा है? सीमेंट का आवश्यक कच्चा माल यहाँ उपलब्ध है। तो सीमेंट के लिए आवश्यक कच्चा माल है कौन सा? तो चूना पत्थर, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। जो छत्तीसगढ़ का मैदान है जहाँ कौन सा सेल समूह पाया जाता है? कडप्पा सेल समूह, वहाँ क्या मिलता है? चूना पत्थर, और चूना पत्थर ही तो सीमेंट प्लांट के लिए चाहिए रहता है। तो ये कथन भी क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट हो जाएगा। सीमेंट उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में है, तो गलत। ये कथन क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि यहाँ सार्वजनिक नहीं होता। जो सीमेंट क्षेत्र है, वो सीमेंट उद्योग है, वो निजी क्षेत्र में है। ठीक है, तो सही क्या हो जाएगा? 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी। 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं 10वां प्रश्न क्या है। छत्तीसगढ़ में निम्नांकित में से किस खनिज के उत्खनन में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम संलग्न है? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, NMDC। NMDC सबको याद आ रहा होगा, लेकिन उसका हिंदी नाम भी आप लोग याद रख लेना, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो वो किसके खनन के लिए क्या है? संलग्न है? कोयला, लोहा, चूना पत्थर या बॉक्साइट। तो NMDC किसके लिए कार्य करता है? लौह अयस्क के उत्खनन के लिए काम करता है। देखो NMDC की 2 शाखाएं, 3 शाखाएं संचालित है। तो सबसे पहला बना था 1968 में, ठीक है, 1968 में। कहाँ? तो किरंदुल, और ये किरंदुल कहाँ है? दंतेवाड़ा में। दूसरा बना 1980 में, और ये कहाँ बना? बचेली दंतेवाड़ा। दोनों कहाँ? दंतेवाड़ा में, 1968 में और एक 1980 में। अब 11वां क्वेश्चन भूगोल से, गोलापल्ली का पठार किस तहसील में स्थित है? अब गोलापल्ली का पठार किस तहसील में है ये बताना। उसूर किसका तहसील है? तो ये बीजापुर का तहसील है। चारामा ये किसका तहसील है? तो कांकेर जिला का तहसील है। कोंटा तो ये तो पता ही होगा सबको, सुकमा। और दरभा, तो दरभा आता है बस्तर में। ठीक है, तो गोलापल्ली का पठार किस तहसील में है? तो वो है कोंटा मतलब सुकमा जिला। ठीक है, ये कोंटा तहसील के दक्षिण में स्थित है। कोंटा तहसील एक तो सबसे दक्षिणतम पॉइंट है हमारा, उसके भी दक्षिण में क्या है? गोलापल्ली का पठार है।
छत्तीसगढ़ के जिले एवं स्थापना वर्ष को सुमेलित करना है। ठीक है, क्योंकि अभी पिछले वर्ष ही हमारे छत्तीसगढ़ में नए जिलों का गठन हुआ है, तो जरूरी नहीं कि नए जिलों से ही क्या पूछे, प्रश्न पूछे, हो सकता है पुराने जिलों से भी क्या पूछ सके, क्वेश्चन आ सके। तो देखते हैं कि स्थापना वर्ष क्या है। तो रायगढ़ का स्थापना हुआ था 1948 में। मैंने पिछले वाले सीरीज में बताया था कि 1948 में 3 जिलों का निर्माण हुआ था। पहला कौन सा है, रायगढ़, दूसरा कौन सा है, सरगुजा, तीसरा कौन सा है, तो बस्तर। तीनों का निर्माण कब हुआ था, 1948 में। बलरामपुर का स्थापना हुआ था 1912 में। ठीक है, बलरामपुर, सूरजपुर, कोंडागांव, गरियाबंद, महासमुंद, इन सब का 2012 में गठन हुआ है। महासमुंद सॉरी, बलौदाबाजार। अब कांकेर का गठन कब हुआ, तो कांकेर का गठन हुआ 1998 में। 1998 में जो 9 जिलों का गठन हुआ था उसमें कौन सा था, कांकेर भी था। नारायणपुर का गठन हुआ है 2007 में। नारायणपुर के साथ साथ बीजापुर भी 2007 में बना था। 2007 में 2 जिले बने थे, एक बीजापुर और एक नारायणपुर। और बिलासपुर तो आप सभी को याद ही होगा, 1861 में 2 जिले बनाए गए थे, रायपुर और बिलासपुर। और दुर्ग जिला का गठन पिछले वाले लेक्चर में देखा था 1906। 13वां क्वेश्चन है, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। लोक सेवा आयोग की मतलब अध्यक्ष है, जो लोक सेवा आयोग होता है हम लोग का पीएससी, तो उसके अध्यक्ष, उसकी नियुक्ति कौन करेंगे, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, गृह मंत्री या राष्ट्रपति। तो अध्यक्ष की नियुक्ति तो राज्यपाल करते हैं। ठीक है, नियुक्ति राज्यपाल, लेकिन जब उसके पद मुक्ति की बात आती है तो पद मुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आप लोग इस बात को गौर करेंगे, ये ऐसा लगेगा कि ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ क्यों, तो ये जो छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा है, प्रयोगशाला परिचालक के सिलेबस में नीचे में दिया हुआ है, जो 40 नंबर का है ना जीएस वाला, उसमें छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा भी दिया। तो हो सकता है प्रशासनिक ढांचा में ऐसा टाइप का भी क्वेश्चन आ जाए पीएससी से रिलेटेड। तो उसके अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल, और पद मुक्ति की बात आए तो राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने छत्तीसगढ़ रामायण की रचना की। तो छत्तीसगढ़ रामायण की रचना किसने की, हेमनाथ यदु, सुंदरलाल शर्मा, बलदेव प्रसाद मिश्र या द्वारिका प्रसाद तिवारी। तो ये जो छत्तीसगढ़ रामायण है इसके रचनाकार है हेमनाथ यदु जी। ठीक है, हेमनाथ यदु जी। इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन से है, तो एक है बनिहार, एक है छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़िया, अरण्य कांड, ये है किष्किंधा कांड, सुंदर कांड। ये सब किसकी रचना है, तो ये हेमनाथ यदु जी की रचना है। ठीक है, द्वारिका प्रसाद तिवारी, इसका रचना आप लोग बताएंगे कमेंट करके। ठीक है, तो कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, ताकि पता चले कि आप सभी एक्टिव होकर वीडियो देख रहे हैं और मेरे क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए आप सभी। और इसके साथ में बताइए, जब हम लोग अगर टॉपिक वाइज जब एमसीक्यू करते जाएंगे तो क्या लाइन से करते जाए, शुरू से, उसके भूगोल से, फिर उसके उद्योग वगैरह, मतलब पूरे खनिज वनिज एक साथ होने के बाद जनजाति, लोक कला, संस्कृति, इतिहास, ऐसे लाइन से करें, ये बीच बीच से टॉपिक उठा के करें, ये सब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उस हिसाब से फिर हम आगे प्रिपेयर करेंगे उसके लिए। ठीक है, और सब इसको हल्के में मत लीजिए, क्योंकि जस्ट चुनाव खत्म होगा उसके बाद एग्जाम होने स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद व्यापम आपको ज़्यादा दिन का समय नहीं देगा, क्योंकि पहले से फॉर्म भरा चुका है, वो एग्ज़ाम कभी भी ले लेगा। ठीक है, तो आप इस भ्रम में मत रहिए कि हमको बाद में बहुत समय मिलेगा तो हम उस टाइम कर लेंगे, अभी नहीं करते हैं। करना अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको प्रिपेयर, ताकि आपका नंबर अच्छे से आए। अच्छा है, तो 15वां क्वेश्चन क्या है, बातों बातों में मैं भूल गई थी कि अभी हम 15वां क्वेश्चन में आ गए हैं। 5वां क्वेश्चन बोल रही थी। ठीक है, 5वां क्वेश्चन कब का निकल गया। तो छत्तीसगढ़ की जनजातियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, सत्य है, कौन सा करेक्ट है ये बताना है। छत्तीसगढ़ की आधी से अधिक जनसंख्या जनजातियों की है, तो ये तो कथन गलत नहीं है, आधी से अधिक संख्या जनजातियों की नहीं है। जनजातियों की सबसे अधिक आबादी मध्य छत्तीसगढ़ में है, तो ये भी गलत है। क्यों, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ है उसके मध्य में ज्यादा जनजाति नहीं पाया जाता, एक ऊपर में उत्तर छत्तीसगढ़ में और एक दक्षिण में, यहाँ सर्वाधिक मात्रा में जनजातियों की जनसंख्या पाई जाती है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में जनजातियों के लिए 50 सीटों का आरक्षण है, तो ये बिल्कुल गलत है। एसटी के लिए कितना सीट है विधानसभा में, तो 29 सीट है। ठीक है, अगर एससी की बात किया जाए तो 10 सीट बचा जनरल वाला। ठीक,
जनरल वाला 71, तभी तो होगा कितना 90 सीट। क्योंकि अभी चुनाव का माहौल है, 7 तारीख को कल पहले चरण का मतदान हो चुका है नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में। 17 नवंबर को बाकी मैदानी क्षेत्रों में क्या है चुनाव है। तो आप सभी अपने मतदान, अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य कीजिए, क्योंकि मतदान आपका बहुत बड़ा हथियार है, आप उससे सत्ता पलट सकते हैं। तो बिल्कुल जाइए और वोटिंग कीजिए 17 तारीख को। सोलवा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में बैगा आदिवासियों के विवाह नृत्य को क्या कहते हैं। लेबर इंस्पेक्टर में क्या क्वेश्चन आया था कि परघौनी नृत्य जो विवाह नृत्य है वो किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो वो बैगा आदिवासियों के द्वारा। तो बैगा आदिवासियों के द्वारा कौन से नृत्य, परघौनी नृत्य। ये जैसे बारात में परघाने के टाइम जो गीत गाया जाता है उसी को बोलेंगे परघौनी नृत्य, उस टाइम किया जाने वाला। और ये किसके द्वारा, तो बैगा जनजाति के द्वारा। और बैगा जनजाति किधर निवास करती है, तो ये मैकल श्रेणी में निवास करती है। और मैकल श्रेणी किधर है, तो छत्तीसगढ़ के पश्चिम दिशा की ओर है। ठीक। 17वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर आपको ऑप्शन डी नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ फिर से लिख देती हूँ। छत्तीसगढ़ की किस जनजाति में बारिश ना होने पर कप्पल पेंडुम अर्थात मेढकों का त्योहार स्त्रियों द्वारा मनाया जाता है। तो मुंडा, नगेसिया, पारधी या दोरला। कप्पल पेंडुम क्या होता है, बारिश हो, अच्छी बारिश हो, इसके लिए क्या किया जाता है, मेढक मेढकी का विवाह कराया जाता है ताकि इंद्रदेव प्रसन्न हो और अच्छी वर्षा करे। तो किस जनजातियों में ऐसा होता है, तो वो होता है दोरला जनजाति में। इसमें दोरला जनजाति में। और दोरला जनजाति निवास कहाँ करती है, दक्षिण छत्तीसगढ़ में। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इधर गीत दिया है और इधर किस लिए, तो पंथी गीत। तो पंथी गीत क्या है, तो पंथी गीत सतनामी समाज का प्रसिद्ध नृत्य गीत है। कौन सा, पंथी गीत। कब गाया जाता है अधिकतर, 18 दिसंबर को गुरु घासीदास बाबा जी की जयंती पे। ठीक है। रैला गीत, तो रैला गीत क्या है, ये है मुरिया जनजाति का गीत। ठीक है, मुरिया जनजाति के द्वारा रैला गीत गाया जाता है। हल्बी गोंडी में रहता है, हल्बी में रहता है मेरे ख्याल से। ठीक है, हल्बी में गाया जाता है। बांस गीत, तो बांस गीत क्या है, तो ये राउत जाति का प्रसिद्ध गीत है बांस गीत। सुआ गीत, तो सुआ गीत मुख्यतः गौड़ स्त्रियों द्वारा नित्य गति है। जब अभी तो दिवाली का सीजन चल रहा है, तो दिवाली के टाइम ही जो गौड़ जनजाति की महिलाएं रहती है वो सबके घर सुआ नृत्य करने के लिए जाती है। तब्बू, ये वाला फॉन्ट कैसे दिख रहा है उसमें, ये ठीक दिख रहा है, बट इसका एक ऑप्शन छूट जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। एक आभूषण जो छत्तीसगढ़ में केयूर कहा जाता है, शरीर के किस स्थान में पहना जाता है। ठीक है, तो जब छत्तीसगढ़ी जीएस का पोर्शन आता है तो वहाँ छत्तीसगढ़ी आभूषण से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक आभूषण का नाम दे दिया है केयूर। और केयूर शरीर के किस अंग में पहना जाता है, पैर में, बाह में, कमर में या कान में। तो केयूर पहना जाता है बाह में। ठीक है, बाह में बहुटा, बाजूबंद, नागमोरी, पहुंची, केयूर, हरैया, खग्गा, ये सब पहना जाता है बाह में। तो आपको बाह का याद होगा। और आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कान में कौन कौन सा आभूषण पहना जाता है। और ये आज का अंतिम प्रश्न, अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके आंसर दीजिए। ऐसा नहीं कि रोज रोज एमसीक्यू वाला सीरीज चल रहा है तो देख देख के बोर हो जाएंगे, ये बोर होने वाला चीज़ नहीं है। एमसीक्यू एक तो कम समय में हमारी बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती है, तो आपको एमसीक्यू देखना फ़ायदेमंद रहेगा आगामी परीक्षा के लिए। तो एमसीक्यू देखिए, रोज रोज डर रहे तो ऐसा नहीं है कि बोर हो जाना है इससे। ठीक है, तो पर्यटन स्थल और उसके जिला को क्या करना है, सुमेलित करना है। तो पचराही, पचराही क्या है, एक पुरातात्विक स्थल है। कौन से जिला में आता है पचराही, तो पचराही पड़ता है कबीरधाम जिले में। ठीक है, पचराही कहाँ पे आता है, कबीरधाम में। चिटमिटनी माता का मंदिर, चिटमिटनी माता का मंदिर ये कहाँ है, तो ये है कोंडागांव में। जब हम लोग केशकाल घाटी ऊपर चढ़ते हैं ना, तो ऊपर में माता का नाम है, माता का मंदिर है, चिटमिटनी माता का मंदिर। आई एम सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया।
ठीक है। तो पचराही कहाँ है? कबीरधाम। ठीक है, पचराही कहाँ है? कबीरधाम। मेरे को तेलीर माता मंदिर का नाम याद आ रहा था, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी मैं। ठीक है, चिटमिट्टी माता का मंदिर कहाँ है? सुकमा। ठीक है, अभी हम लोग जब पढ़ रहे थे छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन, तो पहला रॉक गार्डन राम वनगमन पथ के अंतर्गत बनाया जा रहा था। वहाँ कौन सा मंदिर था? चिटमिट्टी माता का मंदिर था। तो ये इसका सही आंसर क्या होगा? सुकमा। गढ़धनोरा, गढ़धनोरा जहाँ मृतक पाषाण स्तंभ पाए गए हैं वो कहाँ है? गढ़धनोरा कोंडा गांव में है। ठीक है, कोंडा गांव में है। और मड़िया खोल गुफा ये कहाँ है? तो ये राजनांदगांव में है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। आप लोग सही आंसर देख सकते हैं। बचराही, कबीरधाम, चिटमिट्टी माता का मंदिर सुकमा, इसको याद रखना है। छत्तीसगढ़ के पहले रॉक गार्डन कहाँ बनाया गया है? सुकमा में। चिटमिट्टी माता का मंदिर वहाँ पर स्थित भी है। गढ़धनोरा जहाँ मृतक पाषाण स्तंभ पाए जाते हैं, मतलब जनजातियों के द्वारा जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको दफनाकर उसके ऊपर पाषाण स्तंभ लगाए जाते हैं, उसमें कलाकृतियाँ की जाती है, वो यहाँ से प्राप्त हुआ है, गढ़धनोरा से। मड़ियाखोल गुफा राजनांदगांव में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो ये आप सभी कमेंट करके बताएंगे। धन्यवाद।